हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अबुल सालम, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। क्या? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने इससे पहले पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को डिस्कस कर लिया है ना। टैक्सोनॉमी जो इम्पॉर्टेंस पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमने उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है ना। तो उसमें बेसिकली कुछ था नहीं, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था, जैसे कि 11th 12th के एनसीईआरटी को समझने के लिए, है ना। तो वो चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम साइंटिस्ट। हम आज कुछ साइंटिस्टों के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस साइंटिस्ट का रोल क्या था, है ना। अब उस चीज़ को, जैसे बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में ये चीज़ें हमें पढ़नी ज़रूरी होती है, क्योंकि कभी कभी साइंटिस्ट के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो क्लास 11 चैप्टर 2 बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन यानी इंट्रो अबाउट साइंटिस्ट, है ना। कुछ साइंटिस्टों के बारे में हम आज पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं पहले साइंटिस्ट हम अरिस्टोटल पर। प्रोफेसर अरिस्टोटल को हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं, है ना। फादर ऑफ जूलॉजी भी यही कहलाते हैं। और इनके बारे में एक पॉइंट आप ये और याद रखेंगे कि ग्रेट फिलोसोफर भी थे ये। ठीक है, अब इनकी बात करें तो सबसे पहले, मतलब इनसे पहले कोई भी नहीं, सबसे पहले अरिस्टोटल ने प्लांट्स को और एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट किया था। प्लांट्स को इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिटेट 3 ग्रुप में डिफ्रेंशिएट किया था। इन्होंने प्लांट्स के बारे में क्या बोला था कि प्लांट्स जो होते हैं, एक तो होते हैं श्रब्स और दूसरे होते हैं हर्ब्स और तीसरे होते हैं ट्रीज, है ना। तो प्लांट्स के बारे में इतनी चीज़ें इन्होंने बताई कि प्लांट्स के ग्रोथ हैबिटेट के बेसिस पर एक तो सबसे छोटे प्लांट और दूसरा हर्ब्स, कुछ उससे बड़े प्लांट और तीसरा ट्रीज। ठीक है, फिर अरिस्टोटल साहब ने फिर एनिमल्स को भी डिफ्रेंशिएट किया, कैटेगराइज किया, है ना, 2 चीज़ के बेसिस पर। तो वही चीज़ें हम देखेंगे कि एनिमल्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स को इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो वो जिसके पास आरबीसी है ना, विच हैव आरबीसी और विच डू नॉट हैव आरबीसी, डू नॉट हैव आरबीसी। एक तो वो जिसके पास आरबीसी हैं, ऐसे एनिमल्स, और दूसरे टाइप के एनिमल्स वो जिसके पास आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स नहीं। ठीक है, तो ये तो था हमारे अरिस्टोटल साहब के बारे में। क्या चीज़ हमने देखा कि फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, ग्रेट फिलोसोफर भी थे। और दूसरा कि फर्स्ट डिफ्रेंशिएट, यानी फर्स्ट टाइम ही डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिटेट 3 ग्रुप में डिवाइड किया इन्होंने, एक श्रब्स, दूसरा हर्ब्स, तीसरा ट्रीज। और एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी 2 में डिवाइड किया, एक तो जिसके पास आरबीसी है और जिसके पास आरबीसी नहीं है। इतनी चीजें क्लियर है। नाउ आवर सेकंड साइंटिस्ट इज थियोफ्रस्टस। प्रोफेसर थियोफ्रस्टस, इनको कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। याद रखिएगा, हालांकि हम लोग मोस्टली पार्ट फादर ऑफ बॉटनी, मतलब बॉटनी के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रस्टस। ठीक है, तो फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी, ये चीज़ भी ज़रा याद रखेंगे तो बेहतर होगा, है ना। फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? थियोफ्रस्टस। फादर ऑफ बॉटनी कौन? थियोफ्रस्टस। इतनी चीज़ें पता चलेगी। ये भी फिलोसोफर कहलाते थे, है ना। अब इनकी बात ये है कि इन्होंने जो अरिस्टोटल साहब ने प्लांट्स को श्रब्स, हर्ब्स और ट्रीज में डिवाइड किया था, इन्होंने 4 में कर दिया। कौन? थियोफ्रस्टस। जैसे इन्होंने, इनका भी बेसिस वही था, ग्रोथ हैबिटेट, तो इन्होंने भी ग्रोथ हैबिटेट के बेसिस पर प्लांट्स को कितने में? 4 में डिवाइड कर दिया। एक तो इन्होंने बोला भाई हर्ब्स, जो अरिस्टोटल साहब ने बोला, बहुत अच्छी बात। और दूसरा इन्होंने कहा ठीक है भाई श्रब्स मैं मानता हूँ, जो अरिस्टोटल साहब ने बोला। और तीसरा इन्होंने बोला अंडर श्रब्स,
अंडर श्रब्स, और चौथा फिर ट्रीज। तो थियोफ्रेस्टस साइंटिस्ट ने प्लांट्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया? 4 में। एक तो हर्ब्स, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड ट्रीज। क्लियर है? अब ये थियोफ्रेस्टस इन्होंने एक बुक लिखी, उन बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लैंटेरम। उस बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लैंटेरम। इनमें ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने थियोफ्रेस्टस साइंटिस्ट ने कुछ टर्म्स इन्होंने हमें बताया, जैसे कि हम लोग बोलते हैं बायनुअल क्या होता है, पेरेनुअल क्या होता है ना, एनुअल क्या होता है। कुछ प्लांट्स होते हैं एनुअल होते हैं, जो साल में एक बार ही फल फूल देते हैं, है ना, एक बार ही रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उनको हमने बोला एनुअल, यानी कि 1 टाइम इन 1 ईयर। सालाना हम लोग बोलते हैं एनुअल एग्जाम, है ना, सालाना एग्जाम। ये चीज़ें यहाँ से क्लियर है। दूसरी चीज़ है बायनुअल। बाय मतलब क्या होता है? 2, मतलब साल में 2 बार, है ना। तो वही चीज़ें बोलते हैं 2 टाइम्स इन 1 ईयर। और पेरेनियल का मतलब होता है थ्रू आउट ईयर, है ना, बर्मेसिया जिसे हम बोलते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है थियोफ्रेस्टस साइंटिस्ट के बारे में। भाई डिफरेंस अभी तक हमने क्या पढ़ा अरिस्टोटल साहब और थियोफ्रेस्टस साहब के बारे में, कि थियोफ्रेस्टस साहब जो हैं इन्होंने प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिटेट 4 ग्रुप में डिवाइड किया, हर्ब्स, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड ट्रीज। क्लियर? फिर इन्होंने कुछ टर्म्स हमें दिए, जैसे कि एनुअल की बात करें, बायनुअल की बात करें ना, पेरेनियल की बात करें, तो ये चीज़ें उन्होंने हमें बताया। 3rd नंबर पर आ जाते हैं कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट के बारे में। अभी हमने पिछला मतलब लेक्चर्स में हमने टैक्सोनॉमी पढ़ा। तो टैक्सोनॉमी में हमने बोला था फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? लिनियस। कहा था ना हमने? यस। तो लिनियस साहब की बात करें, लिनियस, कैरोलस लिनियस, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। किसका? यानी टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसीज का, ओवरऑल प्लांट्स और एनिमल के स्पेसीज का टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे? कैरोलस लिनियस। ठीक। एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी कौन? थियोफ्रेस्टस। लेकिन ओवरऑल फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, एनिमल के स्पेसीज हो, कौन होगा? कौन? कैरोलस लिनियस। ओके मेरे बच्चों। दूसरी चीज़ है कि एक कैरोलस लिनियस, ये तो बाद में इन्होंने जब कुछ बुक लिखी, फिर जब साइंटिस्ट बने तब इनका नाम ये हुआ था। पहले जो इनका नाम था वो था कार्ल वॉन लिन। क्या था? कार्ल वॉन लिन। कार्ल वॉन लिन से इन्होंने फिर अपना नाम क्या कर लिया? कैरोलस लिनियस। इतनी चीज़ें क्लियर है लिनियस साहब के बारे में। इनकी बुक की बात करें तो हमने पिछले क्लास में सिस्टमा नेचुरे एक बुक के बारे में देखा था, है ना, टैक्सोनॉमी में। तो वही चीज़ें, सिस्टमा नेचुरे एक बुक, और दूसरी कौन? जेनेरा प्लैंटेरम। जेनेरा प्लैंटेरम। तीसरी कौन? स्पेसीज प्लैंटेरम। तो स्पेसीज प्लैंटेरम, जेनेरा प्लैंटेरम और सिस्टमा नेचुरे, और भी इनकी बुक है, लेकिन हमें यही 3 चीज़ें काफ़ी फेमस बुक हैं, इनको याद रखना। ठीक है। He gave 2 kingdom system of classification। इन्होंने 2 kingdom system of classification दिया। वो कैसे कि जितनी भी प्लांट्स इस दुनिया में प्रेजेंट हैं उनको उन्होंने प्लांटिया किंगडम में रख दिया, और जितनी भी एनिमल्स हैं उनको उन्होंने किंगडम एनिमलिया में रख दिया। ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं तो ही गेव 2 किंगडम्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लीनियस ग्रुप्ड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स और ऑल प्लांट्स को उन्होंने ग्रुप्ड किया। जैसे कि ऑल प्लांट्स की बात करें तो उनको किस में रखा? ही केप्ट इन किंगडम प्लांटिया, एंड ऑल एनिमल्स ही केप्ट इन किंगडम ऑफ एनिमलिया। इतनी चीजें क्लियर है। तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हमने अभी कैरोलस लिनियस साहब के बारे में क्या देख दिया कि भाई टैक्सोनॉमी के फादर हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है। और दूसरी चीज़ हमने क्या देखा, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स, ओवरऑल टैक्सोनॉमी के फादर हैं। ठीक है। फिर मैंने बोला इनका नाम क्या था? कार्ल वॉन लिन। अच्छा, एक चीज़ इनके बारे में और पता कर लीजिए कि ये कब पैदा हुए और कब मरे थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए कि 1707 में ये इस दुनिया में आए, है ना। फिर उनके बाद इनका जो डेथ हो गया 1778 में। क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है लिनियस साहब के बारे में, इसलिए मैं इनका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग समझता हूँ कि याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ में आ जाते हैं हम 4th नंबर पर। हमारे 2 साइंटिस्ट हैं, दोनों एक साथ काफ़ी मोहब्बत से रहने वाले, है ना।
एक है जॉर्ज बेंथम और दूसरा है जोसेफ डाल्टन हुकर। जोसेफ डाल्टन हुकर, ये पूरा नाम एक ही है। इधर है जॉर्ज बेंथम एक साइंटिस्ट एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है। तो हम शॉर्ट में बोलेंगे हमेशा बेंथम एंड हुकर, क्लियर है। तो बेंथम और हुकर की बात करें तो ये दोनों ऐसे साइंटिस्ट हैं जो दोनों एक साथ रॉयल बोटानिकल गार्डन इन इंग्लैंड इसमें काम करते थे। और ऐसे साइंटिस्ट जो कि गार्डन बोटानिकल गार्डन में काम करते हैं, इनको कहा जाता है क्यूरेटर। इनको क्या कहा जाता है? क्यूरेटर। तो क्यूरेटर किसे बोला जाता है बोलिए जरा? कि वर्किंग साइंटिस्ट इन बोटानिकल गार्डन, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड क्यूरेटर। तो बोथ साइंटिस्ट वर रिलेटेड टू रॉयल बोटानिकल गार्डन। ये रॉयल बोटानिकल गार्डन जो है ये कहाँ है भाई दोस्त? इंग्लैंड में, पता होने चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंग्लैंड, क्लियर है। नौ, ये दोनों साइंटिस्टों ने मिल करके एक नेचुरल क्लासिफिकेशन हमें दिया था, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक भी था। वो कैसे हम बताते हैं कि दे गेव बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन किसका? स्पर्मेटोफाइटा का। स्पर्मेटोफाइटा यानी सीड बेयरिंग प्लांट की हम बात करें तो इसकी 202 फैमिली में इन्होंने काफ़ी क्लासिफाई किया इसको। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जैसे स्पर्मेटोफाइटा 202 फैमिली, तो इनको इन्होंने क्या किया कि 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक तो डाइकोटिलीडॉन और दूसरा जिम्नोस्पर्म और तीसरा मोनोकोटिलीडॉन। डाइकोटिलीडॉन में 165 फैमिली को रखा इन्होंने 165, एंड जिम्नोस्पर्म में 3 फैमिली को रखा और मोनोकोटिलीडॉन में 34 फैमिली को रखा। लेकिन मेरे बच्चों इनका एक ड्रॉबैक था, वो ये कि इन्होंने ऐसे स्पर्मेटोफाइटा 202 फैमिली को तो कैटेगराइज कर दिया, कितनी फैमिली में किसको कर दिया, ठीक है। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में जिम्नोस्पर्म को रख दिया। ये नहीं रखना था, बल्कि इनका जो सीक्वेंस है, फाइलोजेनी है, वो ये होना चाहिए था। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हम जानते हैं ना कि एक बाद एक, जो पहले इवॉल्व हुआ उसको पहले रखो, जो उसके बाद इवॉल्व हुआ उसको रखो, फिर उसको रखो, फिर उसको, यानी सीक्वेंस में, ठीक है। तो वही चीज़ें आप देखिए कि 202 फैमिली को इन्होंने कैटेगराइज तो कर दिया, ठीक है भाई, लेकिन इन्होंने डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में जिम्नोस्पर्म को रख दिया। इट वाज रॉन्ग, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, इनके बारे में फिर एक ड्रॉबैक आया। जैसे इनके यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इन दिस क्लासिफिकेशन विच इज मेंशन्ड अबव, ये वाली की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया स्पर्मेटोफाइटा का, इनकी बात कर रहे हैं। द फाइलोजेनी इज नॉट कंसिडर्ड, पहले इसको जिम्नोस्पर्म मेंशन करना था, फिर डाइकॉट, फिर मोनोकॉट। तो वही चीज़ है। तो द फाइलोजेनी इज नॉट कंसिडर्ड इन इट, क्लियर। तो वही चीज़ बोल रहा है, जिम्नोस्पर्म इज प्लेस्ड बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट एंड इट विल बी जस्ट लाइक दिस, जिम्नोस्पर्म, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, ऐसा होना, ऐसा होगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने लिखा कि शुड बी, जिम्नोस्पर्म में आता, डाइकॉट होता, फिर मोनोकॉट होता। होना क्या चाहिए था, ये सीक्वेंस, इन्होंने ऐसे कर दिया। तो इनका ये ड्रॉबैक था, क्लियर है। तो यहाँ से आपको कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आए ड्रॉबैक ऑफ जोसेफ एंड बेंथम के बारे में, है ना, जोसेफ यानी हुकर और बेंथम के बारे में। तो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इन्होंने डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में जिम्नोस्पर्म रख दिया था। ये फाइलोजेनी सीक्वेंस गलत था, तो इनका फाइलोजेनी सीक्वेंस वो करेक्ट ये होना चाहिए कि पहले जिम्नोस्पर्म, फिर डाइकॉट, फिर मोनोकॉट, ठीक है। वही चीज़ें मैंने यहाँ पर करेक्ट है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। अब आ जाते हैं हम, अच्छा एक चीज़ और, जोसेफ बेंथम एंड जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, ये साइंटिस्ट के बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन जो कि काफ़ी एक्सेप्टेबल है, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है वो इन्हीं दोनों ने दिया था। तो ये चीज़ें कि नेचुरल क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। तो बेंथम एंड हुकर के बारे में अभी तक हमने क्या देख लिया कि भाई ये दोनों क्यूरेटर यानी कि रॉयल बोटानिकल गार्डन में काम करते थे, ठीक है। फिर इनके बारे में हमने क्या देख लिया बोलिए ज़रा, कि इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन में स्पर्मेटोफाइटा का जो क्लासिफिकेशन किया था, इन्होंने ये इनका एक ड्रॉबैक था, किया तो ठीक है, लेकिन इन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रख दिया था। सीक्वेंस क्या होना चाहिए, वो ये कि पहले जिम्नोस्पर्म होना, फिर डाइकॉट, फिर मोनोकॉट, क्लियर। एक चीज़ इनकी खास बात है कि ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया है,
ठीक है, अब आ जाते हैं हम 5th नंबर पे। हमारे बहुत प्यारे साइंटिस्ट जिनको हम काफ़ी एक्सेप्टेबल मानते हैं और इन्हीं की थ्योरी को पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया गया, वो हैं R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर साइंटिस्ट, WHITTAKER, R.H. व्हिटेकर। इन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट अपना बताया वो कब बताया था? 1969 में। कई बार तो उनके इस चीज़ पर आ जाता है कि इनका जो थ्योरी है वो कब आया था, तो ये चीज़ पर काफ़ी क्वेश्चन आ जाता है। तो 1969, ठीक है। एक चीज़ और, R.H. व्हिटेकर इन 1969 प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो जो आप पढ़ते हैं ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया, ये पांचों किंगडम आप पढ़ते हो ना जी, तो ये किसी और ने नहीं, ये हमारे R.H. व्हिटेकर साइंटिस्ट 1969 में इन्होंने दिया था, ठीक है। तो वही चीज़ें हम कर रहे हैं कि R.H. व्हिटेकर प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा एंड फंजाई एंड प्लांटिया एंड एनिमेलिया। फंजाई को हम माइकोटा भी बोलते हैं, माइकोटा। क्लियर मेरे बच्चों? अब हम एक चीज़ देखते हैं कि भाई इन्होंने जो इतनी वास्ट वैरायटी में, वास्ट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में प्रेजेंट है ना, इस वर्ल्ड में, तो इन्होंने आखिर इनका क्राइटेरिया क्या था कि सारे स्पीसीज को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, जैसे कि प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटिया। तो भाई इनका जो वे ऑफ क्लासिफिकेशन था ना वो काफ़ी एक्सेप्टेबल था। उन्होंने बेसिक क्राइटेरिया को लिया, जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को लिया, उन्होंने सेल स्ट्रक्चर को लिया, उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लिया, ये सारी बेसिक चीज़ को उन्होंने लेकर के तब फाइलोजेनी को लिया उन्होंने, है ना, कौन किसके पास इवॉल्व हुआ है, इसीलिए इनका काफ़ी एक्सेप्टेबल था। तो वही चीज़ें हम कहते हैं, द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय हिम फॉर मेकिंग क्लासिफिकेशन। इनका जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसको बनाने के लिए पहला तो उन्होंने सेल स्ट्रक्चर देखा, तो सेल स्ट्रक्चर जिसका सेम मिला उनको एक कैटेगरी में रखा। दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा। तीसरा उन्होंने क्या देखा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और चौथा उन्होंने क्या देखा? रिप्रोडक्शन। और फिफ्थ उन्होंने क्या देखा? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो भाई हम आज 5 साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सब साइंटिस्ट के बारे में सारी बातें आपको एक हिस्टोरियोलॉजिकल की तरह, मतलब एक हिस्ट्री की तरह, जैसे कहानी किससे होते हैं उस तरीके से आपको याद होने चाहिए। वो कैसे होगा कि भाई जब आप याद कर लेंगे तो एक दो दोस्त से मिल करके फिर आप पूछेंगे कि भाई इसके बारे में बताओ, कि ये साइंटिस्ट के बारे में तुमने याद किया हुआ है ना, इनके बारे में बताओ, इनके बारे में बताओ, ठीक है। तो आइए हम अब फिर थोड़ा सा एक रिवीजन मारते हैं अरिस्टोटल के बारे में। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जोलॉजी, ग्रेट फिलोसोफर भी थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया था। इन्होंने प्लांट्स को हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज में किया था, और एनिमल्स को जिसके पास आरबीसी और जिसके पास आरबीसी नहीं है, ठीक है। फिर उनके बाद एक साइंटिस्ट आए थियोफ्रास्टस, इनको फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। अब ही क्लासिफाइड प्लांट इनटू 4 ग्रुप। इन्होंने 4 ग्रुप में किया था, किसमें हर्ब्स, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड ट्रीज। क्लियर है इतनी चीजें। फिर इनके बाद इनकी बुक भी है, कौन? हिस्टोरिया प्लांटेरम। उसके बाद ही प्रपोज्ड सम टर्म्स लाइक एनुअल, बाइनुअल एंड पेरेनियल, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने बताया था। फिर एक साइंटिस्ट और है कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, है ना, जिनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1707 से लेकर के कब तक, डेट ऑफ डेथ कब है बोलिए जरा, 1778। इनका पहला नाम था कार्ल वॉन लिन, पहले इनका दूसरा नाम था, बाद में इन्होंने बसाया। इनकी बुक जो है स्पेसीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टमा नेचुरे, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जितनी भी प्लांट्स हैं उनको एक अलग किंगडम में रखा, प्लांटी किंगडम में, और जितनी भी एनिमल्स हैं उसको एक अलग किंगडम में रखा, कौन सा? किंगडम एनिमेलिया। क्लियर है इतनी चीज़ें। फिर जोसेफ और बेंथम हुकर के बारे में बात करें, ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं वो रॉयल बोटेनिकल गार्डन से रिलेटेड है, और ऐसे साइंटिस्ट जो कि बोटेनिकल गार्डन में काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बोलिए ज़रा? क्यूरेटर। इतनी चीज़ें याद है। फिर मैंने बोला कि इन्होंने जो नेचुरल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा यानी सीड बेयरिंग प्लांट को इन्होंने कितने 3 फैमिली में इन्होंने क्या किया था?
क्लासिफाई किया था, पहला डायकॉट और दूसरा मोनोकॉट, तीसरा जिम्नोस्पर्म। इनका एक ड्रॉबैक ये था कि डायकॉट मोनोकॉट के बीच में इन्होंने जिम्नोस्पर्म रख दिया था। ये सीक्वेंस यानी फाइलोजेनी गलत था। तो फाइलोजेनी सही क्या है कि पहले जिम्नोस्पर्म हो, फिर डायकॉट, फिर मोनोकॉट। इतनी चीज़ें क्लियर है। फिर आए एक साइंटिस्ट कौन, आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर की बात करें, इनका जो कॉन्सेप्ट आया वो 1969 में आया, है ना। आर.एच. विटेकर साइंटिस्ट, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आज हम पढ़ते हैं इन्होंने ही दिया हुआ है। भाई इनका ज़्यादा एक्सेप्टेबल, काफ़ी एक्सेप्टेबल था इनका क्लासिफिकेशन, बिकॉज इनका जो कुछ मेन क्राइटेरिया था बताने का, किंगडम क्लासिफाई करने का, वो काफ़ी अच्छा था। क्योंकि इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ों को उन्होंने देखा। और इनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटिया एंड एनिमलिया, ये सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे। इसी साइंटिस्ट के बेसिस पर हम अब आगे स्टडी करेंगे। ओके मेरे बच्चों, तो हमने आज कुछ साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है मेरे बच्चों। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके मेरे बच्चों, बाय।